साइबर को लेकर के काफ़ी घटनाएं उत्तराखंड में हो रही हैं। प्रदेश के डीजीपी तक को उन्होंने नहीं छोड़ा। पैसा आएगा तो वहीं कहीं ना कहीं क्राइम भी बढ़ेगा, तो ये सारी चीज़ों में चेंज हुआ है। इस तरह से वो लोगों को बरगलाते हैं कि अपनी जो जमा पूंजी है देने से आदमी झिझकता नहीं है। लालच में क्यों करना है कि 15 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, कि मेरी लॉटरी लग गई। भाई आपकी लॉटरी कैसे लग गई? आपने खेली नहीं थी। हनी ट्रैप है या सेक्सटोर्शन है, डर है कि हमारा वीडियो वायरल हो जाएगा, हमारा फोटो वायरल। भी अगर आपने कोई गलती नहीं की क्यों डरना है? कांवड़ मेला, इसमें 20 से 25 लाख लोगों के आने की संभावना है। तो कांवड़ मेला तो सर्टेनली एक सबसे बड़ी चुनौती उत्तराखंड पुलिस के लिए। केदारनाथ के रोज़ नए नए वीडियो रिलीज़ हो रहे हैं। कभी कोई वहाँ पर किसी को प्रपोज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। 5-6 महीने बाद जो है आपका रिटायरमेंट भी है। तो लोगों की बड़ी क्यूरियोसिटी है कि साहब क्या पॉलिटिक्स में जा रहे हैं या कुछ चुनाव लड़ेंगे। बड़ा लोग इसमें उत्सुक हैं जानने के लिए। तो फोर्स में जो भर्ती होनी चाहिए वो पिछले 3-4 साल में हमने देखा बड़ी कम हुई है। अभी आने वाले समय में फिर से हमने 1500 के करीब भर्ती का अध्याचन भेजने वाले हैं सरकार को। जो पुलिस वाले अपराधियों से मिले उनके लिए पुलिस में कोई स्कोप नहीं है। हम लोग 0 टॉलरेंस की पॉलिसी और कार्रवाई करते हैं, कठोर कार्रवाई करते हैं ऐसे लोगों के प्रति। आज की शख्सियत में हम बात करेंगे उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार जी से। जानेंगे उनकी जीवनी के बारे में और फिलहाल जो पुलिसिंग उत्तराखंड में हो रही है उसको लेकर के। सर आपका स्वागत है। सर आपसे पहला सवाल यही है, आपने अपनी जीवन के इतने महत्वपूर्ण साल उत्तराखंड में गुजारे हैं। पुलिसिंग के दौरान आपने क्या पाया उत्तराखंड को लेकर के और किस तरह के यहाँ लोगों की भावनाएँ हैं जिसको लेकर के पुलिसिंग में आपने काफ़ी सुधार किए? देखिए, मैं सबसे पहले 93 में उत्तराखंड में आया था, जो एसपी रुद्रपुर बन के। जब ये नैनीताल का ही हिस्सा होता था और तराई में काफ़ी आतंकवाद था। तब से लेके फिर मैं एसपी चमोली रहा। वहाँ पे मैंने उत्तराखंड आंदोलन को भी देखा, जब उत्तराखंड का जो निर्माण का आंदोलन बना था अलग से राज्य निर्माण के लिए। और फिर मैं एसएसपी हरिद्वार रहा, एसएसपी नैनीताल रहा। तो उत्तराखंड को मैंने 93 से देखा, 30 साल हो गए हैं। तो तब से अब तक बहुत चेंजेस भी आए हैं। यहाँ के ओवरऑल डेवलपमेंट भी बहुत हुआ है। तो उसके साथ जब चेंजेस आते हैं तो इनफ्लो बढ़ा है, फाइनेंस मतलब क्या कहेंगे, इकोनॉमी ग्रो करी है। तो बहुत सारे रिसोर्ट्स आ गए हैं, बहुत सारे मतलब ट्रैफिक का इनफ्लो बहुत ज़्यादा हो गया, जो पहले भी था मसूरी और नैनीताल में, पर इतना ज़्यादा आया। और हरिद्वार में भी था, पर इतना ज़्यादा कभी नहीं था। अभी सब अनलिमिटेड होता जा रहा है। तो जो फ्लो है ये बहुत ही ज़्यादा है। वैसे तो यहाँ का आदमी शांति प्रिय है ओवरऑल, किंतु जैसा मैंने कहा परिस्थितियाँ चेंज हो रही हैं। पहले दूर दराज के गांव में रहते थे, अब वो सब कनेक्टेड होते जा रहे हैं। तो वहाँ पे बाहर से पैसा भी आता जा रहा है, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन भी हो रहे हैं, रोड्स भी आ रहे हैं और आदमी भी आ रहा है। तो उसके साथ साथ इसलिए हमारी जो पुलिसिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो बदल रही हैं। मतलब ट्रैफिक प्रॉब्लम भी बढ़ रही है। इवन जहाँ पे भी पैसा आएगा तो वहीं कहीं ना कहीं क्राइम भी बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ों में चेंज हुआ है। सर उत्तराखंड में जो क्राइम था उसका पैटर्न चेंज हुआ है कहीं ना कहीं। साइबर को लेकर के काफ़ी घटनाएं उत्तराखंड में हो रही हैं। प्रदेश के डीजीपी तक को उन्होंने नहीं छोड़ा और तमाम लोगों की प्रोफाइल बना करके या फिर हनी ट्रैप के ज़रिए रोज़ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। तो पुलिस इस ओर किस तरह से काम कर रही है अब? देखिए, साइबर तो एकदम ही नई वो है ना, नया फिनोमेना है। ये 2000 के बाद शुरू हुआ, मान लीजिए पिछले 20 साल के दिन है। उससे पहले तो दुनिया में कहीं भी साइबर क्राइम नहीं थे। तो साइबर क्राइम तो अभी आया और ये किसी जगह विशेष पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब उसने तो ऑनलाइन क्राइम करना है, तो उसे तो पता ही नहीं आप उत्तराखंड में हो, यूपी में हो, दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, कहाँ बैठे हो उसे नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए साइबर क्राइम तो चीज़ ही अलग है, वो बढ़ती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और साइबर क्राइम के इतने सारे रूप सामने आ रहे हैं रोज़ रोज़ नए नए। तो उस चुनौती से हम लड़ जरूर रहे हैं, किंतु साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि कैसे आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं। सर एक सबसे बड़ी बात ये, आपने 2 किताबें लिखी हैं, जिसमें एक तो आपने खाकी में इंसान लिखी, कैसे पुलिसिंग होती थी और कैसे है।
आपने साइबर को लेकर के भी एक किताब लिखी है, आप खुद उससे जूझे हैं। आम इंसान कैसे उससे बच सके, क्योंकि इस तरह से वो लोगों को बरगलाते हैं कि अपनी जो जमा पूंजी है देने से आदमी झिझकता नहीं है, तो उसको किस तरह से रोका जाए, कैसे लोग उससे अवेयर रहें, इसको लेकर के कैसे एक आप लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं? देखिए, जो मेरी किताब है साइबर एनकाउंटर्स, इसमें 12 कहानियों के माध्यम से मैंने यही कोशिश की है कि लोग बाग समझें कि साइबर क्राइम कैसे होता है, क्या इसके मोडस ऑपरेंडी हैं, कैसे पुलिस केसेस को वर्कआउट करती, कितना मुश्किल है वर्कआउट करना, और क्या सीख है, कैसे इससे बच सकते हैं। देखिए, जो आदमी कहीं ना कहीं लालच में आता है या फिर डर में आता है, कभी कभी क्यूरियोसिटी बस भी हो जाता है, कभी कभी अनजाने में हो जाता है। तो अनजाने का तो फिर भी वो मान लिया जाए कि चलो सडनली हो गया, बट हमें बाकी तो जानबूझ करके नहीं फंसना है। लालच में क्यों करना है कि 15 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, कि मेरी लॉटरी लग गई। भाई, आपकी लॉटरी कैसे लग गई, आपने खेली नहीं थी, हैं? तो इस तरह के जो लालच में आ रहा है, या कोई विदेश से बैठा आपको ट्रेड करा रहा है, ऑनलाइन ट्रेडिंग करा रहा है, उसको आप में क्या विशेष शौक है अचानक से आपको माला माल करने में, वो क्यों इंटरेस्टेड है। मेरा मतलब है, हमें खुद को बहुत सारे सवाल पूछने चाहिए जिससे कि हम इस तरह के लालच में ना आए। फिर हम कई बार डर जाते हैं, हनी ट्रैप है या सेक्सटोर्शन, ये डर है कि हमें हमारा वीडियो वायरल हो जाएगा, हमारा फ़ोटो वायरल। भाई, अगर आपने कोई गलती नहीं की, क्यों डरना है, ठीक है ना। और उसका इंटरेस्ट आपके फ़ोटो वीडियो वायरल करने में नहीं है, उसका इंटरेस्ट आपसे पैसा वसूलने में है, ब्लैकमेलिंग में है। तो वो भी पहचानिए और डर भी अपने अंदर का निकालिए, लालच भी छोड़िए, और भी बहुत सारे टिप्स हैं, तब जा कर के हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं। अच्छा सर, प्रदेश हमारा देवभूमि कहलाता है, कई बड़े धार्मिक स्थल हैं यहाँ पर। एक जो पर्यटन है वो धार्मिक पर्यटन भी होता है। अभी एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है उत्तराखंड में, कांवड़ मेला। इसमें 20 से 25 लाख लोगों के आने की संभावना है। तो हर बार जो ये भीड़ बढ़ती है, इसको कैसे कंट्रोल आप लोग करते हैं? क्योंकि मैंने देखा भी आपने काफ़ी यहाँ पर कैमरे लगा रखे हैं और काफ़ी आप लोग पैनी नज़र रखे हुए हैं, लेकिन कोई ना कोई घटना बीच में ऐसी हो जाती है कि फिर पुलिस के लिए बड़ी स्थिति ख़राब हो जाती है लॉ एंड ऑर्डर की। तो इस बार उससे बचने के लिए क्या आपने जो है प्लान तैयार किया है? देखिए, कांवड़ मेला में 20-25 लाख नहीं, 2-3 करोड़ आदमी आता है, और बहुत ही ये तो रोज़ अभी तो शुरुआती दौर में 4-5 लाख जा रहा है, रोज़ 20-25 लाख आदमी जाएगा यहाँ से। तो कांवड़ मेला तो सर्टेनली एक सबसे बड़ी चुनौती है उत्तराखंड पुलिस के लिए, और हमने लगभग 10,000 पुलिस बल लगाया हुआ है इसके लिए। और सेक्टर्स में, जोन्स में, सुपर जोन्स में बांटा है एरिया को, और इसकी एक बहुत लंबी ड्रिल है, वो सब फॉलो कर रहे हैं। हम लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक ढंग से अपनी कांवड़ यात्रा पूरी करें। साथ ही साथ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ इन्फोर्समेंट भी कर रहे हैं, वहाँ उन पर कार्रवाई भी कर रहे हैं अगर कोई नहीं मानता है पुलिस के नियमों को, कायदे कानून को। तो उसमें दूसरा, हमने पूरा CCTV का जाल फैला रखा है, उसके ऊपर हमने ड्रोन कैमरे पे भी नज़र रखी जा रही है। तो हमारी नज़र है हर जगह, और हर एक्टिविटी पे नज़र है, और हमारी फोर्स चप्पे चप्पे पर है। सर, केदारनाथ के रोज़ नए नए वीडियो रिलीज़ हो रहे हैं, कभी कोई वहाँ पर किसी को प्रपोज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो जो भावनाएं हैं लोगों की इससे बड़ी आहत हो जाती हैं। इसको लेकर के क्या आप लोग करने जा रहे हैं आगे? देखिए, जहाँ मामला हमें रिपोर्ट हुआ वहाँ हमने कार्रवाई की है। कुल मिला के मंदिर के अंदर तो मंदिर समिति का रोल है, तो बाकी अगर हमें कुछ भी पुलिस को मामला रिपोर्ट करते हैं तो हम तत्काल कार्रवाई करते हैं। अच्छा सर, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, 5-6 महीने बाद जो है आपका रिटायरमेंट भी है, तो लोगों की बड़ी क्यूरियोसिटी है कि साहब क्या पॉलिटिक्स में जा रहे हैं या कुछ चुनाव लड़ेंगे, बड़ा लोग इसमें उत्सुक हैं जानने के लिए। नहीं, ऐसी मेरी कोई योजना नहीं है। मेरा तो इंटरेस्ट एकेडमिक्स में है, स्पोर्ट्स में है, ऐसे ही कुछ ना कुछ करेंगे लाइफ में। सर, आप शुरू से पुलिस के लिए बड़ा काम करते रहे हैं, आम लोगों के लिए तो किया ही है। पुलिस की बड़ी भारी कमी है उत्तराखंड में। जिस समय कांवड़ मेला या फिर कोई ऐसा आयोजन होता है तो हर थाने चौकी से फोर्स बुला ली जाती है, तो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी स्थिति ख़राब हो जाती है। तो फोर्स में जो भर्ती होनी चाहिए वो पिछले 3-4 साल में हमने देखा बड़ी कम हुई है, या तो फिर वो किन्हीं मामलों में फंस गई है, चाहे पेपर लीक का मामला हो, कुछ और हो। एज DGP आपकी क्या अपेक्षा है कि जो भर्ती है वो जल्दी से जल्दी हो और जो फोर्स की कमी है वो पूरी हो जाए? देखिए, मैंने तो चार्ज लेते ही जो है भर्ती का प्रोसेस शुरू कर दिया था। 5 साल से तब भर्ती नहीं हुई थी, आज 7 साल हो गया। 2000 का प्रोसेस शुरू हुआ था, उनमें से लगभग 1400 की भर्ती हो चुकी है, बाकी भी
पाइपलाइन में 400-500 लोगों का जो मामला है, और जो अभी आने वाले समय में फिर से हमने 1500 के करीब भर्ती का अध्याचन भेजने वाले हैं सरकार को। तो मैं तो अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि जो शॉर्टेज है, जो हमारी 4-4.5 हज़ार की कमी है, वो जल्दी उसको पूरा करें। अच्छा सर, आपके पूरे करियर में आपने इतने बड़े बड़े केसेस किए, चाहे वो आतंकवाद का दौर हो या फिर और भी समय, इस दौरान कोई ऐसा केस रहा आपकी ज़िंदगी में जिसका आपको अफसोस है कि यार ये मैं कर नहीं पाया, उसको खोलना चाहिए था मुझे कुछ? ठीक है, ऐसे केसेस तो कोई ना कोई निकल ही आते हैं लाइफ में। कई बार बहुत मेहनत करते हैं तब भी नहीं वर्कआउट होता, और कई बार ऐसा होता है कि कम मेहनत से भी एक बहुत टफ जटिल केस खुल जाते हैं, क्लिक कर जाता है कोई मामला, मर्डर हो, किडनैपिंग हो, लूट डकैती हो। हल्द्वानी का एक मामला नहीं खुला था, बड़ा अफसोस रहा उसको। सर, उत्तराखंड में जिस तरह से अभी पुलिस काम कर रही है, मित्र पुलिस के रूप में काम कर रही है, लेकिन कहीं कहीं देखने को मिलता है कि पुलिस के कुछ कर्मचारी या फिर अधिकारी किसी क्राइम में या फिर किसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि जो कर्मचारी इतना ट्रेन होकर के सब कुछ सीख के आते हैं, उसके बावजूद कुछ क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं या कुछ क्रिमिनलों से साठगांठ कर लेते हैं? तो इसको लेकर के आप क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर सर? नहीं, हमारे यहाँ कोई स्कोप नहीं है। जो पुलिस वाले अपराधियों से मिले उनके लिए पुलिस में कोई स्कोप नहीं है। हम लोग 0 टॉलरेंस की पॉलिसी और कार्रवाई करते हैं, कठोर कार्रवाई करते हैं ऐसे लोगों के प्रति। बाकी ये है कि 100% पुलिस भी जो है ना सही नहीं हो पाती, 1-8% यहाँ भी गड़बड़ लोग आ ही जाते हैं, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होती है। सर, तीसरी किताब कब आ रही है, लोग जानना चाह रहे हैं। नहीं, किताबें पढ़ के लोग बड़े उत्साहित हैं तीसरी किताब के लिए। आपकी अभी तो कुछ प्लान नहीं, आएगी, कुछ ना कुछ आएगा जरूर, नहीं तो पोस्ट रिटायरमेंट के बाद आएगी। जीवनी के बारे में आपने किस तरह से पढ़ाई की, क्या क्या, क्योंकि आपने वैसे तो बहुत कुछ लोगों को बताया है, लेकिन किताब के माध्यम से बहुत कम लोग अभी जान पाते हैं आपके बारे में, तो उस बारे में आप देखिए, कुछ ना कुछ समय बताएगा, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। मैंने कहा एकेडमिक्स में और स्पोर्ट्स में तो करना ही है कुछ ना कुछ। तो चलिए, हमारे साथ प्रदेश के डीजीपी श्री अशोक कुमार जी थे, जिन्होंने तमाम बातें हमसे की, और आने वाले समय में उम्मीद है कि पुलिस के लिए और भी कुछ बेहतर होने वाला है। देखते रहिए दानिश खान के साथ शख्सियत। रामनगर बुलेटिन प्रेजेंट शख्सियत जल्द आ रहा है आपके अपने मोबाइल पर।